हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। अगर आप वेटेज के हिसाब से देखें तो लगभग ये 5% वेटेज रखता है, 5%। लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चंस को देखोगे तो हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इस चैप्टर का ऊपर होता है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि औरों के कंपेयर में थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर है। लेकिन आपको तो मेहनत करनी है, अपना सिलेक्शन कराना है, तो इस चैप्टर को तो करना पड़ेगा, क्योंकि 5% बहुत होते हैं। ठीक है ना। चलो, तो अब शुरू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। देखो भाई, हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब सभी ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के बारे में पूछा गया। तो बच्चों, इतना हम पहले सीख के आ चुके हैं कि अगर आपके पास कुछ भी पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो आप उसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करें तो उसके डिफरेंशिएशन की मदद से प्यारे बच्चों आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और फिर अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें तो प्यारे बच्चों आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है ना इतनी बात? तो तीनों चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आपको, मतलब दोनों चीज़ें निकाल सकते हो अगर एक भी पता है। तो इसमें तो हमें बहुत आसानी से, अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है यानी कि पोजीशन वेक्टर पता है, तो उसकी मदद से आप क्या निकाल पाओगे? वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक है ना। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं अपनी वेलोसिटी से। ठीक है ना। चलो, क्या दिया हुआ है आपके पास? आर वेक्टर आपके पास है। ठीक है ना। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। कितना है? कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो v इज इक्वल टू क्या होगा? डी आर ओवर डी टी। कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, ध्यान रखना, छोटे छोटे फॉर्मूले लेकिन याद रखना। जैसे साइन का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, और कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है प्यारे बच्चों माइनस का साइन एक्स। ये आप याद रखोगे फिलहाल। तो देखो, कोस का तो सिंपल क्या हो गया, कोस का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? माइनस का, ध्यान रखना, कोस का है माइनस का साइन ओमेगा टी। अब अगर आप इसे देखो तो टी का कुछ कॉफिशेंट है या नहीं है? हाँ, ओमेगा कॉफिशेंट है, तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या याद रखोगे? डिफरेंशिएशन किया, जो भी जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके कॉफिशेंट को आप मल्टीप्लाई में लिखोगे। साइन का क्या होता है? तो साइन का होता है कोस ओमेगा टी, और टी का कॉफिशेंट है ओमेगा। क्लियर इतनी बात? ये आपके पास आ गया। आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी आ जाएगी, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। अब देखो, साइन का तो सिंपल क्या हो जाएगा? कोस, तो माइनस का कोस ओमेगा टी। एक ओमेगा तो पहले से ही है, एक ओमेगा और आ जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप। और कोस का क्या होता है? तो माइनस का साइन, तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई कैप। अब अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूँ, माइनस भी कॉमन लूँ, तो प्यारे बच्चों कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये आपके पास है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं, सिंपल आर है। क्या है? आर। तो आपके पास आ गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपके पास। यानी जिस डायरेक्शंस में आपका पोजीशन वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में प्यारे बच्चों आपका एक्सेलरेशन होगा। यानी कि एक्सेलरेशन, देखो जो आर है पोजीशन वेक्टर है, वो डायरेक्टेड है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या है ये डायरेक्टेड है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टूवर्ड्स होगा, हाँ या ना? एक्सेलरेशन किधर होगा? तो टूवर्ड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों इज डायरेक्टेड, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। चलो भाई, एक बात तो समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन और पोजीशन
एक दूसरे के अपोजिट है। अब और ऑप्शन की अगर देखो तो कहा गया कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब कभी भी दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर की बात होगी तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। याद रखोगे कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो जीरो होगी। तो चेक कर लेते हैं भाई, आर की और वी की डॉट करा देते हैं। आर आपके पास था कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, डॉट करा रहे हैं किससे, माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस के ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई कैप। अब देखो डॉट का क्या ध्यान रखोगे, ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हम x की x से, इसमें तो है हम i की i से करते हैं, i डॉट i 1 होता है, j की j से करते हैं उसका भी 1 होता है, k की k से करते हैं प्यारे बच्चों वो भी 1 होता है। लेकिन अगर मैं i की j से या प्यारे बच्चों j की k से या k की अगर मैं i से डॉट करता हूं तो वो हमेशा 0 आएगी। तो इसमें भी हम i की x से ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, दूसरा हो जाएगा प्लस का ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो ये तो कैंसिल हो गए, ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, मिला जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। तो दो चीजें हो गई कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द ओरिजिन और आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, हाँ या ना? अगर हो तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आएगा। हाँ, थोड़ी मेहनत तो देखो इस चैप्टर में है, ऐसी बात नहीं है कि भाई कि आपको एफर्ट कम करना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है ना इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक बात और देखो, साइन कोस से याद आया, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चंस था, मैं आपको याद दिला दूं। क्वेश्चंस आपका था 26 ये, तो मैंने गलती से यहाँ पर प्यारे बच्चों कोस लिख दिया था, तो आप इसको सही कर लेना क्योंकि देखो कोस से कोस तो कैंसिल हो रहा था, साइन बच रहा था, तो जहाँ ये कोस है ना प्यारे बच्चों इसकी जगह साइन कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस 45 और साइन 45 सेम होते हैं, तो इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं है, इसको कर लेना, ठीक है ना। तो गलती से ये हो गया था, इसको आप सही कर लोगे। चलो अपने वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है, इफ वेक्टर्स a एंड b आर फंक्शन ऑफ टाइम देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। देखो बच्चों, अगर आपको कभी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल दिए हों तो ध्यान रखना उनका जो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट होगी वो जीरो होगी। छोटी सी बात है लेकिन याद रखोगे। मैं यहाँ पर आपको स्टार बना के लिख दे रहा हूँ कि अगर आपके पास वेक्टर a है और वेक्टर b है, ये कैसे हैं प्यारे बच्चों, ऑर्थोगोनल हैं। कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। तो जैसे आपके दिमाग में आए कि अच्छा ऑर्थोगोनल हैं, तो तुरंत आप उन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को जीरो रखोगे। और डॉट में मैंने आपको बताया कि आई की आई से होगी और जे की जे से होगी। अब देखो, अगर मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूं तो मैं देखो कोस ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी बाई 2 से करूंगा, तो कोस ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी बाई 2। याद है क्योंकि आई की आई से ही करोगे तो 1 मिलेगा और जे की हम प्यारे बच्चों जे से ही करेंगे, तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाय 2। बात क्लियर है, आई डॉट आई और जे डॉट जे। अब ये कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ जी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में कि कोस ए माइनस बी का एक फॉर्मूला था। क्या होता है कोस ए माइनस बी, तो ये होता है आपका प्यारे बच्चों कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है इतनी बात। तो एक फॉर्मूला लग गया, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए माइनस बी। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो फॉर्मूला आपका हो गया प्यारे बच्चों कोस ओमेगा टी को ए ले लिया है और ओमेगा टी बाई 2 हमारा बी हो गया, तो सोल्व होके आ गया कोस ओमेगा टी बाई 2। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं तो हम इन दोनों को जीरो रख देंगे, तो ए डॉट बी को हम जीरो रख रहे हैं।
अब आप ये बताओ कोस की वैल्यू 0 कब होती है? तो देखो कोस तो 90 पर 0 होता है ना, तो ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है इसे आप 90 रख दो। तो ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू 90 मतलब पाई बाई टू। तो 2 से तो 2 चला जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर इतनी बात? अब ऑप्शन चेक करो कोई है क्या? पाई अपॉन ओमेगा, हाँ जी पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो चीजें सीखी हैं इस क्वेश्चन में, पहली कि डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, और दूसरी कि अगर दो वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि भैया उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। डॉट प्रोडक्ट जीरो यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। बात समझ में आ गई? बढ़ें आगे, चलो भाई। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, देखो फिर से वही बात आ गई कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट जीरो होगी, याद रखो। यानी कि ए वेक्टर में मान लेता हूं 2i प्लस 3j प्लस 8k, और बी वेक्टर मान लेता हूं हमारे पास दिया हुआ है कितना, 4j माइनस 4i प्लस एल्फा के। ध्यान रखना आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। उसके अलावा अगर करोगे तो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहाँ पर कितना है माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा? अगर मैं डॉट कर रहा हूँ तो ए डॉट भी तो मुझे 0 रखना ही है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो 2 इंटू माइनस 4 हो गया 8, और 4 इंटू 3 हो गया आपका 12, प्लस के 8 एल्फा इज इक्वल टू 0। तो आ गया 4 प्लस 8 एल्फा इज इक्वल टू 0। तो 8 एल्फा इज इक्वल टू माइनस 4, तो एल्फा हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का हाफ। माइनस का हाफ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, नहीं है पक्का? चलो भाई। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंसेस, यानी कि दो वेक्टर अगर आपके पास हैं, यानी दो फोर्सेस हैं F1 और F2, तो F1 और F2 का जो सम है प्यारे बच्चों, उसने बोला वेक्टर सम उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि उन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी प्यारे बच्चों वो क्या होनी चाहिए? 0। तो अगर मैं डॉट करूंगा तो F1 की F1 से करूंगा तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपका F1 स्क्वायर। क्या आ जाएगा? F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर माइनस F1 डॉट F2 प्लस F2 डॉट F1। तो ये दो टर्म तो चले जाएंगे और आपके पास F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा F2 का स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा, कि मोड ऑफ F1 इज इक्वल टू मोड ऑफ F2। बात क्लियर है? यानी दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, यानी कह सकते हैं इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। इन मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन आपका हो गया प्यारे बच्चों बी ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हो तो आप बता दो। बढ़ें, सोच लो, बढ़ रहे हैं आगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज r इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी आई कैप a sin ओमेगा टी जे कैप द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो बच्चों, अगर पोजीशन वेक्टर पता है तो वेलोसिटी तो निकाली जा सकती है डिफरेंशिएट की मदद से। तो अगर मैं ये कहूं कि v इज इक्वल टू, आप कैसे निकालोगे? जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। और डिफरेंशिएशन के लिए दो छोटे छोटे फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है कि कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन एक्स होगा, और आपके पास जो साइन एक्स का फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन वो आपका कोस एक्स होगा। एक चीज और ध्यान देनी है कि कभी भी आपके साथ वेरिएबल में कोई मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर है एक्स के साथ आपको क्या नजर आ रहा है? ए, तो आपका सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा ए साइन ए एक्स। जो भी कोफिशिएंट होगा उसे आप मल्टीप्लाई में लिखोगे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? छोटी छोटी बातें याद रखोगे? चलो भाई।
कोस, तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और जो भी कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में, तो माइनस के ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और साइन का होता है कोस, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। ठीक, वेलोसिटी तो निकल गई। अब ये पता करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अब पैरेलल तो नजर नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर के लिए डॉट करनी पड़ेगी, तो आर डॉट बी। अब डॉट करेंगे तो देखो आई की आई से करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अगला हो जाएगा आपके पास प्लस का ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये तो कैंसिल हो गया, दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गया, जीरो। और अगर दो वेक्टर की डॉट जीरो है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, डी ऑप्शन आपके पास है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बढ़े आगे, चलो भाई। Consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेसिस्टिव फोर्स। देखो भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीधा आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो, mgh सीधा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो प्यारे बच्चों कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला आपके पास है mgh। मास कितना है? तो मास है 1 ग्राम, किलोग्राम में बदल लें, जी की वैल्यू 10 है, और प्यारे बच्चों हाइट आपके पास है 1 किलोमीटर, तो आंसर आ गया 10 जूल, ये निकल गया। अब अगली बात, आपने एक थ्योरम पढ़ी हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती थी कि जो भी आपके पास फोर्सेस हैं, तो सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, याद रखोगे। यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, याद रखना, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क डन बाय all forces इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दो ही फोर्स है हमारे पास, एक है हमारे पास रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, और दूसरा है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल का तो हम निकाल चुके हैं, रेसिस्टिव वाले का ये इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो है। तो ये हमने निकाला था, अभी 10 आया। रेसिस्टिव हमें निकालना है, मास हमें दिया हुआ है 10 की पावर -3, और वेलोसिटी जो है वो 50 है, और 50 का अगर स्क्वायर करें तो बने कि 2500 हो जाएगा, 50 × 50। तो आपके पास आ जाएगा, देखो 2 से अगर 2 जीरो कट जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 25 का आधा हो गया 12.5, यानी 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 में से 10 को माइनस कर दोगे तो प्यारे बच्चों माइनस का 8.75 जूल आएगा। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, डी ऑप्शन। तो एक चीज सीखी है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहती है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्सेस हैं सबकी वजह से जो भी वर्क डन होगा वो प्यारे बच्चों उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर बात? पक्का, बढ़े आगे, चलो भाई। A particle of mass 10 gram, ठीक है, move along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particles becomes equal to 8 into 10 to the power -4 joule by at the end of second revolution after beginning of the motion? अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो दो तरीके हैं, एक तो सिंपल अपना वही कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे कर सकते हो। दूसरा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी निकाल लो, पहला काम ये है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और ये हमें दी हुई है 8 × 10 की पावर -4। मास है 10 ग्राम, 10 × 10 की पावर -3 v² अपॉन 2,
इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है इतनी बात। अब देखो तो v स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, अगर आप सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों तो v स्क्वायर हो जाएगा 8 टू आपका 16 हो गया इंटू 10⁻⁻², तो v की वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, वेलोसिटी निकल गई। इनिशियल जीरो है ये हमें पता है, और एक चीज और दे रखी है उसने, रेडियस। तो देखो दो चक्कर जब लगाएगा तो क्या डिस्टेंस चलेगा, एक राउंड की जो डिस्टेंस होती है वो 2πr होती है, तो दो की कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू 2πr, यानी कि ये हो जाएगी 4πr। हमारे पास r तो है, r की वैल्यू तो गिवन है ना, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू कितनी है 0.4 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन नहीं है और डिस्टेंस आपके पास 4πr, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0.4 का स्क्वायर, और 4 इंटू 2 हो गए 8, पाई की वैल्यू रख देना 3.14, और डिस्टेंस आपके पास है 6.4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ऊपर भी आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻², 8 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁻², तो 8 से चला जाएगा 2, 2 से चला जाएगा 3.2। ठीक है भाई इतनी बात। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग लगभग प्यारे बच्चों ये 0.1 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है ना, तो 0.1 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों सी। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके की अगर बात करें तो उससे भी आप कर सकते हो। क्या तरीका है कि आपने पढ़ा है अभी वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कौन कौन कर रहे हैं, तो वर्क डन कर रहा है आपके पास एक टेंजेंशियल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो देखो टेंजेंशियल फोर्स की अगर बात करें तो हमारे पास वर्क डन होता है फोर्स इनटू पूरा डिस्टेंस, यही तो होती है। अब टेंजेंशियल फोर्स जो है उसमें जो आपके पास डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों वो तो 4πr होगी, और फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं लिख सकता हूँ ma इंटू 4πr इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है कितनी दे रखी है, देखो ये दी हुई थी आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻⁴। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना प्यारे बच्चों, तो a आ जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 पाई की वैल्यू रख देना 22/7, रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁻², और मास दिया हुआ है 10⁻⁻², तो ये तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है, और 4 से ये चला जाएगा और 2 से चला जाएगा ये 3.2, तो आपके पास आएगा 7/22 इंटू 3.2। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो जिससे आपका मन करे। क्लियर है बात, आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके भी कर सकते हो और बिना उसके भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो आप देखो बता दो पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लिप्स अ राइफल एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, तो वर्क डन इन जूल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्सेस है वर्क डन इज इक्वल टू आप लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी चेंज हो रहा है वही वर्क डन आपका होगा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम, एम कितना है 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। कितनी स्पीड थी, तो भैया पहले 1000 थी, फॉर्मूला आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, तो भैया 1000 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास ये हो गया कितना 5,
तो 5 इंटू 10⁻³ अब देखो अंदर से जीरो कितने आ रहे हैं, तो अगर मैं इन जीरो को कॉमन लूँ तो देखो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, 2 है तो 10⁻4 कॉमन आ जाएगा, 10⁻4 आएगा बाहर, और यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 100 में से 25 गए तो बचेंगे 75, तो 75 इंटू 5 और इंटू आपके पास हो जाएगा कितना बचा, 10, यानी 10 हो जाएगा, तो 75 इंटू 5 तो ये आपका होता है 375, तो 3750 इतने जूल हो जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या? 3750, हाँ जी ऑप्शन है इतने जूल। तो क्लियर है, क्या याद रखोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू सिंपल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, पक्का देखो ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड क्वेश्चन है। अगर हाँ आपको अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, डॉट प्रोडक्ट आती है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आती है, तो आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे आराम से, लेकिन नहीं आती तो भैया बहुत दिक्कत है। ठीक है ना? चलो भाई सीखो चीज़ों को। क्या कह रहा है, एक फोर्स है 20+10 एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम इतना। देखो वर्क डन, ये वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला याद रखें, W इज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा F/dy, वाई इनिशियल से वाई फाइनल तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से 1 तक जा रहे हैं, और आपके पास है 20+10y/dy। अब इंटीग्रेशन, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y होगा, और y का तो y²/2। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है कई बार कि जब भी आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो प्यारे बच्चों x की पावर n+1/n+1 होगा। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रखो, देखो अगर 1 रखते हो तो 20+2 से तो चला ही जाएगा ना, ये 5 आ जाएगा, तो 20+5 -0, तो आपके पास हो जाएगा 25 जूल। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, फॉर्मूला क्लियर हो गया। क्या करा, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल, और सोल्व कर लिया। पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर मास 100 kg रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। रोल कर रही है मतलब आपके पास मान लो ये डिस्क है, और ये हॉरिजॉन्टल किस पर, फ्लोर पर रोल करती है, इस तरह से रोल करती हुई आगे जा रही है। ये आपको वेलोसिटी दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, सर रोकने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन को आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन का हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल तो रुक रहा है तो जीरो है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपके पास दो तरह की एनर्जी नजर आ रही है, एक आपके जो लीनियर मोशन हो रहा उसका, और एक रोटेशनल जो है वो, यानी कि इसकी जो होती है लीनियर का उसका फॉर्मूला तो हमारे पास होता है ½ mv², और इसकी वजह से जो होता है वो होता है ½ I⍵²। दो तरह की एनर्जी होगी। दूसरी बात, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका होता है mr²/2, ½ mr²। तो मैं अगर वर्क डन निकालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियल, ½ I⍵² प्लस ½ mv²। मैं I की जगह पर प्यारे बच्चों लिख सकता हूं mr²/2, और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर में v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है, तो मैं ओमेगा की जगह पर लिख सकता हूं v/r। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो क्या क्या बच गया, आपके पास आ गया है इधर देखो 2 और 2 तो हो गया 4, यानी mr²/4, और इधर हो गया v²/r², तो r² से r² कैंसिल। अब आप सिंपल एलसीएम ले सकते हो 4, तो ये हो जाएगा 2mv²,
और एम वी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 3 mv² बाय 4, ये आपके पास आ गई 3/4 mv²। चलो भाई, अब आपके पास क्या क्या है, मास तो दिया ही हुआ था कितना था मास, 100, और वेलोसिटी आपके पास थी 20, लेकिन वो सेंटीमीटर पर सेकंड थी तो मीटर में बदल लिया। तो आपके पास आ गया 3/4 × 100, 20 का स्क्वायर हो गया आपके पास 400 × 10⁻⁻⁴। तो ये 4 जीरो तो मैंने उड़ा दिया और 4 से 4 भी चला गया, तो आपके पास बचता है प्यारे बच्चों 3 जूल। तो जो भी आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई वो आ गई 3 जूल, यही आपका वर्क डन हो गया। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा सुन लो। एक डिस्क है जो रोल कर रही थी, रोल करती हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आगे बढ़ रही है, तो लीनियर वेलोसिटी आपको दे रखी है और एंगुलर वेलोसिटी हमने उसकी रिलेट कर ली v=r⍵ से। अब आपको उसको स्टॉप करना था, तो जो भी उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वही आपका वर्क डन होगा। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो भाई, कितना आता है? कह रहा है पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है भाई, माइनस के 2i+5j से मूव कर रहा है प्यारे बच्चों 4j+3k। When a force of 4i+3j is applied, how much work is done by the force? देखो बच्चों, वर्क डन की बात है तो वर्क डन आपका होता है सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना पड़ेगा, यानी कि आपके पास होगा r2 माइनस r1, वर्क डन। अच्छा जी, तो फोर्स है 4i+3j, अब इसमें से निकालते हैं, यानी कि हमें 4j, ध्यान से देखना, i को i से ही माइनस करोगे, क्या यहाँ पर कोई i नहीं है, कोई i नहीं है। क्लियर बात ना, ये माइनस के 2i+5j है और वो 4j+3 के i नहीं है, तो i जब नहीं है तो जीरो लोगे, तो जीरो में से 2i माइनस करोगे तो 2i ही बचेगा। कितना हो जाएगा? 2i। 4j में से 5j माइनस करोगे तो सिंगल j बचेगा, माइनस का, वो भी 4j में से 5j माइनस करोगे तो कितना बचेगा? माइनस का j। और 3k में से तो कोई इधर आपके पास k है क्या? नहीं है, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 3k। अब डॉट कर दो, तो i की तो i से करनी है तो 4 × 2 8 हो गया, और j की j से करनी है। क्लियर है बात इतनी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान रखना, आई की जब भी हम डॉट करते हैं प्यारे बच्चों, तो आई की आई से ही कर रहे हैं, जे की जे से कर रहे हैं और के की के से, क्योंकि आई डॉट आई आपका 1 है, मैं बार बार बताऊंगा आपको, जे डॉट जे आपका 1 है, और प्यारे बच्चों के डॉट के भी आपका 1 है, अदरवाइज ये 0 होता है। चाहे आप आई की जे से कर लो, या जे की आप के से कर लो, या के की आप आई से कर लो, सब केस में 0 है। ठीक है इतनी बात। सबसे पहले हमने क्या करा? पोजीशन वेक्टर निकाला, पोजीशन वेक्टर निकाल के फोर्स से हमने सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दी। क्लियर इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत कोई नहीं, एकदम क्लियर। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं, ठीक है ना? चलो, कह रहा है यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i+j एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, hence the particle is displaced from the position 2i+k मीटर टू 4i+3j माइनस के, वर्क डन। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही है जो अभी किया था। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आप चाहो तो आर निकाल सकते हो, ये आपका हो जाएगा r2 माइनस r1। r2 मतलब 4i+3j माइनस के कैप, इससे आप माइनस कर रहे हो 2i+k, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 3j में से 1 j गए तो भी 2 बचेगा, और ये k आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा हो, ये गलती हो गई है, इसे सुधार लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, हमारे पास जे तो है ही नहीं, हम किससे माइनस कर रहे हैं? जे तो है ही नहीं, तो 3j तो 3j ऐसे ही रहेगा ना। देखो भाई, 4i में से 2i गए तो 2i बच गए, जे है ही नहीं, और माइनस के हो जाएगा आपका 2k। क्लियर है बात? इतना ध्यान से देखना जरा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 3i+j डॉट 2i+3j माइनस 2k। अब करते हैं, तो i की i से, तो
3 इंटू 2 आपका 6 हो गया और 1 इंटू 3 आपका 3 हो गया, तो ये सिंपल 9 आ गया। क्लियर है इतनी बात की? ऑप्शन तो नज़र ही आ रहा है आपके पास। तो क्या करा हमने, सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर यानी कि कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 4i में से 2 आएंगे तो 2, 3j इसमें j है ही नहीं, माइनस के हो गया -2 के। फिर हमने, हमारे पास फोर्स दिया ही हुआ था, उससे हमने सिंपल डॉट कर दी तो हमारे पास आ गया 9 जूल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पक्का आगे बढ़े? चलो भाई, क्या कहता है? तो क्वेश्चन आपके पास है, ये कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 10 kg इज रिलीज फ्रॉम ए वॉल ऑफ हाइट ऑफ 20 मीटर एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, देन वर्क डन बाय द पुश ऑफ द एयर ऑन द बॉडी। देखो, दो, अगर हम किसी भी हाइट से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो अगर आप देखोगे तो इस पर एक तो ग्रेविटी और एक एयर फोर्स, दो वर्क डन कर रहे हैं। तो जो वर्क डन आपका ग्रेविटेशनल है वो तो सिंपल आपको पता ही है mgh होता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्क डन सिंपल हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन आपके पास ग्रेविटेशनल है और वर्क डन बाय एयर, ये दो आपके पास। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, शुरू में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, तो देखो उसके पास जो वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी भी तो हमें देखनी पड़ेगी कि भैया आपके पास इनिशियल कोई वेलोसिटी तो है ही नहीं, सिर्फ फाइनल ही तो है, तो फाइनल ही काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल तो आपकी ज़ीरो होगी। चलो बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। इनिशियल ही क्यों नहीं है, फाइनल ही क्यों है? क्योंकि भैया इनिशियल वो रेस्ट से छोड़ा गया। अब ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना होता है? mgh। ठीक है भाई, इतनी बात। वर्क डन बाय एयर हमें निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv² और इनिशियल है ही नहीं, वैल्यू रख दो mgh। m कितना है प्यारे बच्चों? तो 10 है। देखो जी भी मैं 10 ले लेता हूं और हाइट आपके पास 20 है। और वर्क डन बाय एयर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 2 से तो ये चला 10, 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 2000 प्लस वर्क डन बाय एयर और ये हो जाएगा 500। तो आपके पास जो वर्क डन हो जाएगा वो 2000 माइनस कर रहे हैं 500 में से, तो माइनस के 1500 जूल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो भाई देखो कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी बिल्कुल है ऑप्शन, तो माइनस का 1500 जूल दिख रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? क्या करा? सिंपल है, जितने भी फोर्स, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान रखो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा। क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलाइन ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देखो बच्चों, आप वर्क डन का फॉर्मूला तो आपके पास है। वर्क डन क्या होता था? सीधा वर्क डन होता था आपके पास F.S। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, FS कोस थीटा, बिल्कुल सही है, ऐसे लिख सकते थे। तो वर्क डन दिया हुआ है 25, ये रहा वर्क डन। फोर्स आपके पास है 5, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 10, कोस थीटा नहीं है, तो आप सोल्व करते हो तो कोस थीटा आ जाता है 25/50 यानी कि हाफ। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16। कोस की वैल्यू हाफ कब होती है? तो भैया याद रखना 60 पर होती है। याद रहेगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? बढ़ें आगे। चलो भाई, कह रहा है बॉडी कंस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 जूल। बहुत आसान है। वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, W इज इक्वल टू F.S। हाँ या ना? क्या है? फोर्स माइनस के 2i प्लस के 15j प्लस 6k कैप। बस देखो ध्यान क्या रखोगे, i की i से होती है और j की j से, तो यहाँ पर तो सिंपल j है, तो सिंपल आप j की j से डॉट कर दो, तो 15 इंटू 10 कितना हो गया? 150। इतना हो गया। बताओ कितना आसान था क्वेश्चन था या नहीं था? सिंपल डॉट प्रोडक्ट में फिर से बता रहा हूं कि i की i से, j की
जे से और के की प्यारे बच्चों के से रखें, बाकी सभी की जीरो होगी। आई की जे से भी जीरो होगी, जे की के से भी और के की आई से भी। क्लियर है इतनी बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कह रहा व्हेन ए बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल। देखो भाई, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है प्यारे बच्चों वो जीरो है। क्या है? जीरो। नहीं तो आप ये भी कह सकते हो, देखो दो तरीके हैं कहने के। कांस्टेंट स्पीड है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ऐसे भी कह सकते हैं। स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरा तरीका कहने का कि अगर सर्कुलर मोशन है, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो। और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो प्यारे बच्चों तो वर्क डन भी आपका जीरो होगा। तो दोनों तरीके से आप बता सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? नो वर्क इज डन ऑन इट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत हो तो आप बता दो जल्दी। कोई दिक्कत हो नहीं है? पढ़ें आगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। कह रहा है पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एस from the surface of earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times, kinetic energy is 3 times its potential energy। the height, ये लाइट नहीं हाइट है, इसको हाइट कर लेना, height from the surface of earth and the speed of the period at that instant are respectively। ठीक है भाई। कह रहा है कि एक पार्टिकल को एक हाइट एस से छोड़ा जा रहा है। चलो भाई ये एक मान लेते हैं भैया, ये यहां से इसकी जो हाइट है जहां से छोड़ रहे हैं वो एस है, ये हाइट एस है। यहां से इसको छोड़ा जा रहा है इस पॉइंट ए से। कभी ना कभी ये इस पॉइंट पी पर पहुंचता है। उसने बोला है जहां पर पहुंचा गया वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये ना, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं वो पॉइंट पी है, जो ऊपर से तो एक्स है तो प्यारे बच्चों नीचे से होगा एस माइनस एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पर वो 3 times होगी प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सिंपल आप कह सकते हो एम जी एच, और हाइट कितनी है? एस माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। क्लियर इतनी बात? अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां पर? एक टॉप पर और एक पी पर। ठीक है, तो मैं देखो टॉप पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर, लेकिन इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल भी है। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना, दोनों हैं। उस पॉइंट पर सिर्फ आपकी एक है। तो मैं अगर यूज कर रहा हूं किसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं कहां पर? टॉप पर, यानी कि पॉइंट मैं हाँ ए लिखा हुआ है, और आपके पास पी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी है और पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो सिंपल हो जाएगा, एम जी एस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है कितनी? 3 times, 3 times ही तो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी 3 mg, हाँ एस माइनस एस। चलो भाई इसको रख देते हैं भैया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 mg एस माइनस एस, और पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल है mg कितनी? एस माइनस एस, ये आपके पास है। तो mg एस इज इक्वल टू 4 mg एस माइनस एक्स। तो mg से तो mg कट गया तो s आ गया 4x, ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 4s माइनस 4x। तो प्यारे बच्चों 4x आ गया 3s, तो x की वैल्यू आ गई 3/4s, ये आ गया। और अगर मैं ग्राउंड से बात करता हूं
तो ग्राउंड से जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी s माइनस एक्स, मतलब s माइनस 3/4s, मतलब s/4। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या करा? सिंपल, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करी। एक हमने ए पॉइंट कंसिडर करा, दूसरा पॉइंट पी लिया, दोनों पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का सम इक्वेट किया, वहां से हमारी ये निकल आई। तो एट कौन सी हाइट होगी? तो हाइट तो क्लियर हो गई है s/4। अब काइनेटिक एनर्जी भी पूछी है, यानी कि हमें स्पीड निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो स्पीड निकलेगी भैया। चलो भाई निकाल देते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं P पर बात कर रहा हूं तो कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। आपके पास फॉर्मूला होता है, वो आपके पास है 3mg s ये, तो m से तो m चला गया, तो आपके पास हो गया प्यारे बच्चों v²/2 इज इक्वल टू 3g, s माइनस एक्स की वैल्यू थी 3s/4, तो 3g(s/4) v²/2, तो 2 से ये 4 भी चला जाएगा, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 3g(s/2). ये आपके पास प्यारे बच्चों स्पीड आ गई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ऑप्शन देखो, अब कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखो भाई, ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो s/4 तो हो गया, और दूसरा देखो बच्चों एक चीज और थोड़ा इसमें आप करेक्शन आप कर लेना, ये जो रूट है ना, ये रूट पूरा है, ये आपके पास जो रूट दिया हुआ है ना ये पूरा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसमें मिस प्रिंट होगी। या तो आप बी ऑप्शन को देख लेना, या प्यारे बच्चों आप डी को, दोनों में से किसी एक, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। ठीक है ना? तो क्या करोगे आप? इस रूट को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे। क्लियर इतनी बात? या तो डी हो या एक, इन दोनों में से एक होगे, दोनों सेम ऑप्शन दिख रहे हैं। तो s/4 हो गया, और दूसरा हो गया 3g(s/2). क्लियर इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ऑप्शन तो हम देख ही लेंगे फिर। चलो भाई, क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे। क्या कहता है अपना 18th क्वेश्चन? कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m 5m, सॉरी 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक। ठीक है भाई, आपके पास दिया हुआ एक मास 5m है जो सडनली ब्रेक ऑन इट्स ओन टू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास m, ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है भाई, विद स्पीड v, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखो बच्चों, आपके पास एक ये मान लो 5m का मास था। ठीक है, ये ये एक तो चला गया मान लो m, किधर डायरेक्शंस में? इस डायरेक्शंस में। एक और था जो आपका था m, वो भी किधर चला गया? मान लो y में। ठीक है भाई, दोनों सेम वेलोसिटी चले गए। और तीसरा मान लो कौन सा बचा? 3m, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा, उसे मान लेते हैं इधर चला गया v1 से। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो आपके पास है कि आप मोमेंटम कंजर्व कर लें, इससे कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। लीनियर मोमेंटम की मदद ले सकते हैं। कैसे लेंगे? तो इनिशियल अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो जीरो है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। ठीक है ना? मोमेंटम क्यों? क्योंकि रेस्ट में है, तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो इनिशियली जीरो है। बहुत अच्छी बात। फाइनल की अगर बात करूं तो एक तो जा रहा एक्स में, तो जो एक्स में जा रहा मैं लिख सकता हूं mvi कैप, दूसरे को लिख सकता हूं mvj कैप, और तीसरा वाला पता नहीं है किधर जा रहा है, तो उसको सिंपल v1 वेक्टर लिख सकते हैं। अब इक्वल टू जीरो रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये आपके पास हो गया। तो आपके पास आ जाएगा mvi कैप। समझ आ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हमारे पास एक मास था, एक पार्टिकल था जिसका मास 5m था, वो 3 टुकड़ों में टूट गया है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ऐसे दो हैं, उसको मैंने एक को x में प्यारे बच्चों और एक को y में ले लिया। तीसरा किधर भी भेज दो, आपकी इच्छा है। तो दो तीनों का मोमेंटम लिखा, और आपको पता ही है इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है। ठीक है भाई, तो अब इसको हमने लिख दिया mvj कैप प्लस 3m(v1) वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, अब हम इसकी m तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास देखो क्या आता है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 कितना है, हाँ 3v1 वेक्टर
3v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा आपके पास कितना v आई कैप और माइनस के v जे कैप। तो v1 वेक्टर हो गया माइनस के 1/3 v आई कैप प्लस का v जे कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं प्यारे बच्चों, तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा √2b/3। मैग्नीट्यूड तो आता ही है, किसी भी वेक्टर का नहीं आता, चलो बता देता हूं। मान लो कोई वेक्टर है जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपके पास प्यारे बच्चों वेक्टर है। इसका हम कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करते थे, आई का कोफिशिएंट देखो तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और सिंपल जेड का स्क्वायर, ये आपके पास होता, तो ऐसे ही निकाल लिया इसमें भी। चलो अब हमसे क्या पूछिए, काइनेटिक एनर्जी। ये तो पूछा है कि भैया द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल तो जीरो है, जो भी होगी वो फाइनली होगी। तो आपके पास दो पार्टिकल थे, एक पहला हो गया हाफ एम बी स्क्वायर प्यारे बच्चों, दूसरा भी हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का जो सबसे पहले मास लिखते हैं 3m, और उसकी वेलोसिटी है ये √2v/3, इसका स्क्वायर कर देना, √2b/3 का स्क्वायर। तो देखो हाफ हाफ वो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो 2 से 2 को उड़ा भी सकते हो, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3m इंटू रूट का हो गया 2v²/9। तो 2 से 2 चला गया, 3 से 9 चला गया। ठीक है, इतनी बात। तो आपके पास आ गया mb² और mb²/3, ये आ गया mb² और mv²/3, भैया एलसीएम ले लेना, तो आएगा 4mv²/3, ये आ गया। चलो भाई, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो थी, तो चेंज तो यही रहेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो भाई, अब देखो आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसा 4/3mv², देखना जरा है क्या। हाँ जी है, बिल्कुल है, ये रहा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो करा क्या है, पहले हमने बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मदद से उसकी वेलोसिटी निकाली, और फिर हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल है जो भी है, तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो यही होगी। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हो तो आप बता दो जल्दी से, नहीं है बढ़े आगे। चलो भाई, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स, जस्ट ट्रेवल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, वर्क एनर्जी कहती थी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो भी वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सीधी सी बात है। हमसे फाइनल पूछी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो पहले मैं वर्क डन निकालता हूं। तो वर्क डन तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला क्या होता था, F.ds, F.ds, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट जो भी है x1 से लेके x2 तक, यानी कि 20 से लेके 30 तक जाना है, और ये है माइनस का 0.1x dx। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों -0.1, एक्स का होता है x²/2, 20 to 30, रख देते हैं वैल्यू को, कितना आता है, तो माइनस के 0.1, इसको साइड में निकाल लो, ठीक है ना, इस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। अब देखो, तो एक बार आप रख दो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक बढ़िया, माइनस के 0.1, 30 का स्क्वायर हो गया 900 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 450, यही तो आएगा भाई। आपके पास 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 बचेंगे, और ये बचेगा आपका 400, 200, 200 ही तो बचेगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका माइनस के 0.5 इंटू 250,
तो सिंपल माइनस का 25 हो गया। चलो भाई वर्क डन तो निकल गया, अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपके पास क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम आपके पास 10 है और भैया स्पीड भी 10 है, तो ये हो गया 5, तो ये आ गई 500। अब रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई है वर्क डन यानी कि माइनस के 25 प्लस के 500 इज इक्वल टू 475 जूल। कोई है ऑप्शन ऐसा, देखो 475 जूल, हाँ जी ए ऑप्शन है। क्लियर बात इतना। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल ये निकालना था, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। A body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes into three pieces. Two pieces of mass m moving to each other with equal speeds. The total kinetic energy. देखो बच्चों, अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, हाँ या ना, किया था नहीं किया था ये बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास एक 4m ये मास है, 4m, ये दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में टूट गया। दो जो हिस्से हैं जो आपके पास है ना, इट एक्सप्लोड्स इनटू थ्री पीसेस, टू पीस ऑफ मास एम, एक का मास एम है, वो इस डायरेक्शंस में जा रहा है मान लो v वेलोसिटी से। एक दूसरा है जिसका मास भी एम है, वो इधर जा रहा है क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। और तीसरा मान लो कहीं भी जा रहा हो, 2m मास होगा मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी कराया था नहीं कराया था बताओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कराया, फिर उसके बाद कराया, करो कोशिश करो। तो मैं इसमें अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, सब कुछ रेस्ट में था जीरो। लेकिन अगर फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो एक भैया एक्स में जा रहा है, एक भैया वाई में जा रहा है और एक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो एक्स में जा रहा है उसे हम लिखेंगे एम वी आई कैप, जो वाई में जा रहा है उसे लिखेंगे एम वी जे कैप, जो कहीं और जा रहा मैंने उसको नाम दे दिया 2m वी वेक्टर। क्लियर इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो देखो आप बता दो। तो अब मैं इसको जीरो रख देता हूं क्योंकि पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल, तो एम वी आपके पास आ जाएगा, देखो रख देते हैं वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 2m वी वन वैक्टर इज इक्वल टू माइनस के एम वी आई कैप माइनस के एम वी जे कैप। तो एम से तो एम कट जाएगा, तो वी वन वैक्टर आ गया, माइनस के हाफ कॉमन ले लो चाहो तो, वी आई कैप प्लस वी जे कैप, ये हो गया, ठीक। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका रूट टू वी अपॉन टू, यानी कि बी बाय रूट टू। शुरू में रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है, फाइनल हम निकाल लेंगे, फाइनल हम निकाल लेंगे। चलो भाई काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एक की हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर दूसरे की हो गई, और हाफ तीसरे का जो मास है प्यारे बच्चों वो 2m है और उसकी स्पीड b बाय रूट टू है। क्लियर इतनी बात। तो देखो हाफ एम तो ये तो जुड़ के एम बी स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 से 2 चला गया है, तो ये भी एम बी स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो आपके पास हो जाएगा 3m वी स्क्वायर बाई 2। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो आप बता दो जल्दी से। क्लियर है पक्का। चलो भाई कहाँ ऑप्शन देखते हैं, 3/2 mv स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई कह रहा है कि इंजन पंप, ठीक है, वाटर continuously through a hose, water leaves the hose with a velocity v, m is the mass per unit length। जो आपके पास m दिया हुआ है ना बच्चों, ये आपका मास पर यूनिट लेंथ है, ये ध्यान रखना, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। m जो है वो सिंपल m नहीं है, पर यूनिट लेंथ है। व्हाट इज द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। अगर मैं रेट ऑफ मास पर सेकंड निकालूंगा तो कितना आएगा,
देखो अगर मैं x डिस्टेंस ले लेता हूं, ध्यान रखना ये यूनिट लेंथ में है, अगर मैं डिस्टेंस को x मान लूं तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ मास पर सेकंड लिखना चाह रहा हूं। रेट ऑफ मास पर सेकंड कितना होगा, तो देखो मास हो गया m इंटू एक्स, समझ में आ गया, m इंटू एक्स, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ में है। अगर मैं लेंथ को x मान लूंगा तो इतना होगा, डिवाइड बाय कर देता हूं t। तो आपके पास m, ये x अपॉन टी प्यारे बच्चों क्या होती है, वेलोसिटी, तो m इंटू वी हो गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिंपल क्या हो जाएगा, देखो रेट ऑफ मास पर सेकंड आपके पास है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ m की जगह लिखेंगे एम वी, क्योंकि मैं ये लिख रहा हूं रेट ऑफ मास इनटू वी स्क्वायर, तो सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा एम वी क्यूब अपॉन टू। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत हो तो देखो आप बता दो, पक्का दोबारा से सुन लो क्या करा। भाई हमारे पास जो m दिया हुआ है वो दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, अगर मैं उसकी लेंथ को x मान लूं तो मास कितना हो गया, m इंटू एक्स, वो ये रहा। रेट निकालना था तो टाइम से डिवाइड कर दिया। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, यही तो निकालनी थी हमें, काइनेटिक एनर्जी का रेट निकालना, तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इनटू जो मास है उसको मैंने लिख दिया रेट ऑफ मास इनटू वी का स्क्वायर, तो इस रेट ऑफ मास पर सेकंड की जगह पर मैंने एम बी रख दिया, तो आपके पास आ गया एम वी क्यूब अपॉन टू। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास हो गया ए। क्लियर, पक्का, बढ़े आगे, चलो भाई। A bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of mass 18 kg and 12 kg. ठीक है, the velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of other mass is, देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, और हमारे पास देखो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं लगाता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं। चलो भाई, लीनियर मोमेंटम, तो आपके पास शुरू में कितना है 30 kg, और उसकी तो कोई स्पीड नहीं है, तो 30 इंटू जीरो, उसके बाद दो पीसेस के अंदर गया 18 और 12, एक की जो है 18 का की जो है वो 6 है, ठीक है भाई, 18 इंटू 6, अगले की पता नहीं है, उसे v मान लेते हैं, तो 12 इंटू वी इजिकल टू 18 6 हो गए 108, हाँ 12 से ही चला जाएगा 9 बार, तो v इजिकल टू आ गई माइनस, नहीं जो माइनस साइन है ये सिर्फ इसलिए बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है मोशन की एक दूसरे के अपोजिट है, सीधी सी बात है। अगर एक एक्स में जा रहा है तो दूसरा माइनस एक्स में जा रहा होगा, तभी तो होगा ना मोमेंटम कंजर्व। भाई अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो आपका 18 kg का है वो इधर जा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है 12 kg का इधर जा रहा होगा, ये माइनस साइन सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को। अगर इधर 18 kg का जा रहा है प्यारे बच्चों, तो इधर आपका 12 kg। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है हाफ एम बी स्क्वायर, तो मास तो आपके पास हो गया 12, और 9 का स्क्वायर आपका हो गया 81, तो ये आपके पास हो जाएगा 81 इंटू 6 हो जाएगा 486 जूल, ये आ गया 486 जूल, ये आपके पास हो गया 486 जूल। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, A ball of mass 2 kg and another mass of 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratio. देखो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमारे पास है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर, सिंपल सा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, तो हाफ से तो हाफ चला गया, वी वन देखो बच्चों, अब दोनों की हाइट तो सेम है, हाइट तो दोनों की सेम है ना, पहली बात देखो ध्यान से सुनना, ये हाइट सेम है, अगर हाइट सेम होती है तो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GH, क्या इसमें कहीं मास आ रहा है, नहीं आ रहा,
जी दोनों के लिए सेम है, हाइट दोनों के सेम है, तो जो ऊपर से नीचे आप छोड़ रहे हो तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि किसका मास ज्यादा है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू v2 है, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी उनके मास के रेशियो के इक्वल होगी। और m1 m2 का रेशियो तो दिया हुआ है 2 और 4। बात क्लियर हो गई? तो क्या आंसर हो गया? सिंपल 1:2 का रेशियो है। समझ में आ गई मेरी बात? ये कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है हाइट पर और जी पर। दोनों के लिए जी और एच सेम है, चाहे मास अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब जी और एच सेम है तो भैया वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि इनिशियल जीरो है। बात याद रखोगे, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो उनके मास के रेशियो में होगी। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m1 is moving with the velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with velocity v2। ठीक है भाई, बोथ ऑफ देम हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। बात समझना, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम दिया हुआ है, ये बात दिमाग में रखो। मोमेंटम सेम है दोनों का, यानी कि m1 v1 इज इक्वल टू है m2 v2 के। बहुत बढ़िया। अब क्या कहता है? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 ये बात कर रहे हैं। तो E1 हमारे पास देखो कि मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, तो देखो मैं आपको पहले काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कराना सिखाता हूं। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर, पढ़ा है ना? पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो। उससे क्या फायदा होगा? देखो ऊपर आपका प्यारे बच्चों ये मोमेंटम बनेगा नहीं बनेगा एम बी, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो m इंटू वी को हमने पी लिया, तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, पी स्क्वायर ओवर 2m। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ P1 स्क्वायर अपॉन 2m1 और इसको लिख सकता हूँ P2 स्क्वायर ओवर 2m। ध्यान रखना दोनों का मोमेंटम सेम है, तो ये तो कट ही जाएगा, 2 से 2 भी चला गया, P1 से ये भी चला गया, मोमेंटम सेम है, तो ये आ गया m2 ओवर m1। m2 ओवर m1, उसने बोला है कि m1 बड़ा है, तो अगर m1 बड़ा है तो सीधी सी बात है E2 बड़ा होगा। क्लियर है इतनी बात? m1 अगर m2 से बड़ा है तो इसका डिनोमिनेटर देखोगे तो E2 है, तो E2 किससे बड़ा हो गया? E1 से। क्लियर इतनी बात? तो E2 बड़ा है E1 से, E2 बड़ा है E1 से, तो ऑप्शन हो गया ए। ये छोटा सा रिलेशन है, याद रखना। क्लियर इतनी बात? कुछ नहीं करा, बस मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करी ताकि मोमेंटम बन सके, और कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अ स्टेशनरी पार्टिकल, ठीक, एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2, which move, ये बी कर लेना, which move in opposite direction with velocity v1 and v2, the ratio of their kinetic energy। चलो भाई देखो बच्चों, आपके पास जो मोमेंटम है, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो आपके पास ये तो क्लियर हो गया कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है, हाँ या ना? भाई इनिशियल मोमेंटम होता है फाइनल के, बहुत बढ़िया, इनिशियल जीरो है। फाइनल की अगर बात करें तो m1 v1 है, तो दूसरे की वेलोसिटी उसके अपोजिट है m2 v2। ध्यान रखना माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगाया है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपके पास आ गया प्यारे बच्चों m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो चीजें जितने भी एक्सप्लोजन वाले हैं, देखो फालतू की बातें ना समझते, सिंपल सी बात ये समझेंगे, जहां पर भी एक्सप्लोजन आएगा वहां पर आपको सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बात? अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो E1 अपॉन E2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। तो आपने पढ़ा है हाफ एम बी स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ या ना? या फिर मोमेंटम की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि मोमेंटम तो बराबर ही हो गया ना, m1 और m2 तो बराबर ही आ गए, इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मोमेंटम की फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखूंगा? P1 स्क्वायर ओवर 2m1 लिखूँ, नीचे हो जाएगा P2 स्क्वायर अपॉन 2m2। तो P1 और P2 तो बराबर ही हो गए ना, ये वाला m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये तो बराबर ही हो गए, तो ये तो उड़ ही जाएंगे, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो सिंपल आपका आ जाएगा m2 ओवर m1, सिंपल m2 ओवर m1। कोई दिक्कत हो? देखो मैंने अभी रिलेट कराया है तुम्हें कि पी स्क्वायर ओवर 2m होता है काइनेटिक एनर्जी, और इसके मोमेंटम, इसके रिलेशन को याद रखना, ठीक है ना? चलो भाई तो ऑप्शन बताओ जल्दी से कौन सा है? तो ऑप्शन तो आपका ए हो गया।
कोई दिक्कत हो देखो बता दो, जल्दी से बताओ, कहीं दिक्कत हो। नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत, चलो भाई तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देखो भाई अभी आपने रिलेशन ड्राइव करा, दोबारा से कर देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर आपने देखा, फिर मैंने क्या करा, मास से मल्टीप्लाई करी और मास से डिवाइड, इसलिए किया ताकि ऊपर मोमेंटम बन सके। तो मैंने इसको लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो p की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास सिंपल 2km आ गई, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, सिंपल। ठीक है ना। अब उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी को हम कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं भैया, 300% से बढ़ा रहे हैं। तो पूछा कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, सीधी सी बात है, ये तो पूछा है कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा अगर काइनेटिक एनर्जी को कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए, 300 से, 300 से। क्लियर इतनी बात। चलो भाई अब निकालते हैं। देखो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल मोमेंटम की, तो मैंने मान लिया P1 आपके पास जो है P1 वो हो गया अंडर रूट 2 कितना है km, ये मान लिया। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया कितने परसेंट से, 300% से। तो 300% से बढ़ाऊंगा यानी कि मतलब समझ लो कि k है, फिर k में 300% जोड़ दिया है, तो भैया ये सिंपल सी बात है आपका 4k हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी हो गई 4km। ठीक है भाई। अब हमारे चेंज पूछा तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है भाई। तो अब आपके पास पहले निकाल रहे हैं, पहले आपको देखो 2 इंटू 4km, बहुत बढ़िया, -2km। देखो चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये फॉर्मूला याद रखना, कितना चेंज हो रहा है और ओरिजिनल कितना है, इनटू 100। अब देखो ऊपर से भी 2km और नीचे से भी 2km कॉमन आके उड़ जाएगा। ऊपर से भी देखो आपका अगर मैं अंडर रूट 2km ले लूँ तो यहाँ तो √4 ही बच रहा है ना बस, और कुछ तो बच नहीं रहा, और नीचे से भी 2km उड़ गया, तो बस बचने के लिए आपके पास और कुछ है थोड़ी। तो दो में से एक गए तो भैया एक ही बचेगा, तो आपका सिंपल सा आ गया प्यारे बच्चों 100%, 100% मोमेंटम बढ़ जाएगा, 100% मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ में आ गई बात, सोच लो एक बार और, कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। A particle is projected making an angle of 45 with horizontal having kinetic energy k. The kinetic energy at the highest point. देखो बच्चों कुछ ऐसा समझो, यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया, ये कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करा गया है, 45, यहां से 45 डिग्री पर फेंक दिया। ठीक, अब आगे क्या कहता है, देखो भैया अगर मैं वेलोसिटी की इसकी यहां बात करूं तो ये कंपोनेंट आपका होता है v cos 45, होगा नहीं होगा, और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin 45। अब टॉप मोस्ट, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं कि ये वाला जो होता ना पार्ट, ये नहीं बदलता। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब पहुंचोगे तो सिर्फ आपका v cos 45 होगा। वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ये तो होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं तो जीरो हो गया। सिर्फ इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो v cos 45 ही होगी और कोई वेलोसिटी नहीं होगी, याद रखना है बात। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सिंपल v cos 45 है। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं इस बात को तो कि भैया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो आपकी प्यारे बच्चों v cos 45, मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2 ये हो गई। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि v/√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2, और ये तो सिंपल आपकी काइनेटिक एनर्जी है तो ये हो गई k/2। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर ओरिजिनल की आधी होगी, k/2 होगी। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, क्लियर है इतनी बात, बहुत आसान था। बस ध्यान क्या रखोगे कि जो कंपोनेंट है ना v cos थीटा वाला, ये नहीं बदलता है,
ये कंपोनेंट नहीं बदलता है, y कंपोनेंट शुरू में घटेगा और फिर बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत हो तो देखो आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। बढ़ें आगे। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो, अगर मैं ये मान लेता हूं कि शुरू में जो मोमेंटम है वो आपका p है, P1 को मैं P मान लेता हूं, ठीक। उसने कहा 50% बढ़ गया, ठीक है भाई, तो P2 50% बढ़ा दो, P प्लस P इंटू 50/100। चलो भाई पहला काम तो ये करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3P/2। तो इनिशियल और फाइनल तो निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो, आपने पढ़ा है K इज इक्वल टू P² अपॉन 2m, यही तो पढ़ा है। अब परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई, तो फाइनल पहले कितनी है वो निकालते हैं। K2 माइनस K1 अपॉन ओरिजिनल यानी K1 इंटू 100। K2 कितना हो जाएगा? देखो P2 मतलब 3P/2 का स्क्वायर अपॉन 2m, फिर हो जाएगा P² ओवर 2m, और नीचे भी हो जाएगा P²ओवर 2m इंटू 100। अब देखो, सबके P²/2m उड़ा दो, क्या क्या बचेगा? अब यहाँ बचेगा 3/2, यहाँ 1, तो भैया आपके पास बचने के लिए सिर्फ 3/2 का स्क्वायर है 9/4 -1, और कुछ नहीं है बच्चों, और कुछ नहीं है। 9/4, 9 में से 4 गए, हो जाएगा 5/4। थोड़ी कैलकुलेशन देखो आपको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। 125% बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्या करा भाई? देखो P²/2m इसमें भी है, P²/2m देखो ये रहा, इसमें भी है, और नीचे भी, तो कॉमन लेके उड़ गए। बचने के लिए सिर्फ 3/2 का स्क्वायर था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन हो गया, 125%। बढ़ते हैं आगे। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास m इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्ट से चल रहा है, मतलब u 0 है, u की वैल्यू 0 है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो u तो 0 हो गई, और एक्सेलरेशन पता नहीं है, और डिस्टेंस आपके पास है d। तो v² इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना? देखो, और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, f इज इक्वल टू ma पढ़ा था। तो एक्सेलरेशन की जगह पर आप f/m रख दो इस जगह पर, तो आपके पास आ जाएगा 2fd/m। ठीक है ना इतनी बात? चलो भाई, कोई फोर्स हमारे पास एक कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है 12mv²। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। v² की वैल्यू रख दी 2fd/m, तो m से m चला गया, 2 से 2 भी चला गया, तो सिंपल आ गया fd। ठीक है, ये आ गया। अब आप चाहो तो देखो, उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी देख सकते थे। मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कहीं मास आ रहा है क्या? तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। काइनेटिक एनर्जी में कहीं मास ही नहीं है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी से बस 12mv² देखते हैं और m देख लेते हैं डायरेक्टली। ऑप्शन में भी दिखेगा, ऑप्शन में भी दिखता है जब जल्दी गलत होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m⁻0। m⁻0। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? बढ़े आगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। टू masses of 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनके मोमेंटम की बात हो रही है। तो हमने पहले तो देखो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था P²/2m, याद रखना। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी K1 इज इक्वल टू K2, तो मैं लिख सकता हूँ P1²/2m1 और P2²/2m2। तो P ये तो चला गया, तो P1² अपॉन
P2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 ओवर M2, यानी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 ओवर M2, यानी 1/9 का रूट ले लोगे तो 1/3। तो इनके मोमेंटम का जो रेशियो होगा ना प्यारे बच्चों, वो 1:3 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो रिलेशन याद रखना कितनी जगह यूज होगा, K इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2M, हाँ या ना। तो ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो आपको नजर आ रहा है सी ऑप्शन आपका दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का, बढ़े आगे। कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m is moving in horizontal circle of radius r with uniform speed v when it moves from one point to a diametrically opposite point its। देखो बच्चों, आपके पास ये मान लो एक सर्कल दिया हुआ है ये, और जो आपके पास है अगर ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसके अपोजिट इधर होगा। देखो जो अगर आप बात करते हो किसकी, तो डायमीटर के अपोजिट में उनकी जो वेलोसिटी है एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। अगर मैं यहाँ के मोमेंटम की बात करूँ तो m इंटू वी होगा, इधर का मोमेंटम ही m इंटू वी होगा लेकिन माइनस का होगा, क्योंकि भैया डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं इस वाले मोमेंटम को लिखूंगा माइनस का m इंटू वी। तो अगर चेंज इन मोमेंटम निकालता हूं ना प्यारे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, तो वो डबल का हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। तो एक अगर एम बी है तो दूसरा माइनस का एम बी है। माइनस सिर्फ ये बता रहा है प्यारे बच्चों कि उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो कहिए कौन सा ऑप्शन हो गया, तो हम कह सकते हैं मोमेंटम चेंज बाय, तो कितना हो गया 2mb। ठीक है, इतनी बात। कोई काइनेटिक एनर्जी तो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि भाई स्पीड अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही रहती है, मोमेंटम बदल रहा है। कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो। पक्का, बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।